मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे, आपने जो वर्णमाला मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर वो रेलवे का हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपसे हिंदी के क्वेश्चन जो कि वर्णमाला से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं, तो वो आपके जो हैं यहीं से बनने वाले हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट। तो इसमें क्या है, आपसे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा पहले कर चुकी हूँ, इस वजह से थोड़े डार्क हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपको याद होगा कि मैंने भाषा की सबसे छोटी इकाई जो थी वो वर्ण थी। आपको बताया था कि सबसे पहले जो है क्या आता है, वाक्य आता है, फिर उपवाक्य आता है, फिर उपवाक्य के बाद पद आता है, फिर पदबंध आता है, और फिर जो वर्ण आता है, अक्षर आता है, फिर वर्ण आता है, फिर ध्वनि, फिर जो है आपका पद आता है, वर्ण जो है आखिरी में आता है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो आपने पढ़ा था कि मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया मैंने आपको, जो का वर्ग है उसमें जितने भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंठ से। ठीक है, तो आपको दिख रहा है का खा गा गा घ जो है वो हमारे किससे हैं, कंठ से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कंठ से। अब है स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मुख से बोले जाने वाले मूर्धन्य। तो मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह और दंत से बोलने वाले। तो ड जो हमारे द्विगुण भी हैं वो हमारे किससे बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, ये हमारे बोले जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन है, यानी मुख से बोले जाते हैं। तो ये है हमारे मूर्धन्य व्यंजन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया है कि जिनसे जो हमारी प्राणवायु है वो कम निकलती है, यानी जो हमारे मुख से जो हवा प्रभावित होती है बाहर की ओर निकलती है वो कम निकासित होती है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, अल्प प्राण। तो आप यहाँ पर आ, तो इसमें क्या है, जो हवा है हमारा मुख पूरा खुलेगा और जो हवा है वो ज़्यादा निकलेगी, इसलिए नहीं है। ध ये भी जो है दंतस्थ है और इसमें जो हवा है कम जो है ज़्यादा निकल रही है, तो इस वजह से ये भी क्या कहते हैं, हमारे जो हैं क्या है कि ये जो है हमारे, ये भी हमारे अल्प प्राण नहीं, यहाँ पर हमारे अल्प प्राण हैं क ख, क्योंकि इनको बोलने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो कम निकलती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से नसिके व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने आपको कल जो सारणी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके क जितने भी वर्ग हैं 5 वर्ग होते हैं, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग। तो इनके जो अंतिम व्यंजन होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नसिका। तो आपको मैंने पढ़ाया था, तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, नसिका होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो हैं ये क्या कहते हैं, हमारे चौथे तीसरे या फिर दूसरे वर्ण हैं, जो यहाँ है ये हमारा क्या है, 5वां है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना या माँ भी होता तो भी हमारा वो नसिका व्यंजन होता। अब ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अब आपने अगर पढ़ा हो अच्छे से तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये रेलवे में पूछे गए हैं आपके हिंदी में, और ये लेखपाल भर्ती हो या कोई भी जो एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट कराती है आपसे, यूपीएससी भी हो, तो आपसे अगर हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से वर्णमाला में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, पूछा गया है ए जो है आपका कहाँ से है। तो ए जो हमारा कंठ तालव से है। ठीक है, अब है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं। देखिए मैं बोलने को तो आपको चारों ऑप्शन बता सकती हूँ, पर मैं आपको डायरेक्ट कंटेक्ट करना चाहती हूँ जो राइट है, और इससे क्या है जो समय है वो बचेगा। और मैं आपको यहाँ व्याख्या इसलिए दे रही हूँ ताकि आप पुराना जो है उसको स्मरण करते हुए चलें, जिससे कि आपका रिवाइज भी होता जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे।
अयोग्य वहा आपको पता है कि जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13, और जो अंतिम के 2 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अयोग्य वहा, क्योंकि इनका जातीय संबंध जो होता है ना तो स्वर से होता है ना ही व्यंजन से, इसलिए अयोग्य वहा होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व व्यंजन देखिए, यहाँ पे कोई भी जो वर्ड है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। द्वित्व का मतलब होता है जिनका दोबारा 2 बार प्रयोग किया गया हो शब्द में। तो आप देखिए पुनः इसमें कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा है। दिल्ली, अगर यहाँ पे बिल्ली भी लिखा होता तो भी हमारा जो होता द्वित्व व्यंजन होता है। बिल्ली हो, दिल्ली हो, किल्ली हो, तो वहाँ पे जहाँ पे 2 शब्दों का उच्चारण मतलब साथ में हो, वहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, द्वित्व व्यंजन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संघर्षी है, जहाँ पे घर्षण आ रहा है। मतलब जब हम बोलते हैं तो देखिए, आप बोल कर देखिए, शो, 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 हो, तो जो हमारा मुख्य है उसमें घर्षण आता है हमारे तालु के ऊपर, इसलिए संघर्षी यानी एक ऊष्मा प्रकट करते हैं, इस वजह से ये संघर्षी या ऊष्मघर्षी भी होते हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। अब आपको मैंने बताया था कि जो अब अगर आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है इजीली मिल जाने वाला है। बट जो ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको हिंदी जो बहुत ही लाइटली लेते हो आप हमेशा, पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जब आपसे नवीन विकसित ध्वनि, तो जो ख, ग है, तो इसकी जो ध्वनि है, ये जो इसकी ध्वनि है वो काफ़ी नवीन विकसित मानी जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। तो आपको बताया था कि जिसमें जो घोष होते हैं उनमें क्या होता है, एक कंपन होता है, और सघोष में जो है कंपन नहीं होता है। तो घोष या सघोष जो होते हैं एक होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है घोष, तो जहाँ पे कंपन हो रहा है। अब देखिए का, खा, च, ठा जो बोलेंगे आप, यहाँ पे कंपन नहीं है आपके यंत्र में, ध्वनि यंत्रिका में। और जब म बोलेंगे तो यहाँ पे जो आपका कंठ है, ये कंठ, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी ध्वनि यंत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, स्वर यंत्र है, जहाँ से में ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पे घर्षण होता है। और घोष या सघोष सेम चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे माँ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है। अब अमानक वर्ण आपको अगर वीडियो देखा हो और अमानक वर्ण पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, पर हिंदी में कुछ इतनी कठिन नहीं होती, बट हम उसे लाइटली बहुत ले लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो अमानक है आपका भू, मतलब जो भा है, और जो यहाँ पे उड़ा हुआ है, लगा हुआ है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा अमानक वर्ण है। अब है जो मानक नहीं है, अमानक मतलब होता है, अब देखिए हिंदी को कंडक्ट करने का यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है। ये क्या है कि अगर आप हिंदी को अच्छे से समझेंगे तो आपका समझ में, यहाँ पे पूछा जा रहा अमानक, जो कि वर्ण व्यवस्थित ना हो, जो कि वर्ण में ना हो। अब देखिए भा इस तरीके का जो है आपका कहीं पर भी नहीं होता, ये सभी जो है हमारी वर्णमाला में व्यवस्थित रूप से हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे, का, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो अगर आपने ये जो भाषा वर्गीकरण है उसके बाद आपने भाषा विस्तार पढ़ा हो तो आपको पता है ये सभी जो वर्ण हैं ये क्या है, अरबी फारसी भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। अब यहाँ पे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है, पर जब कहीं कहीं अगर आपसे मौखिक तौर पे पूछा जाए तो 53 या 55 मानी जाती है, या 45, तो अलग अलग विद्वानों ने माना है। पर अगर जब भी मूलतः पूछी जाए तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 52। अब नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, जिसमें कि आपका छ, त्र, ज्ञ और शा था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर नहीं है, घोषवर्ण नहीं है, तालव्य नहीं है, और ये क्या है, संयुक्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ, त्र, ज्ञ। अब बोल कर देखिए और आपको इजीली मिल जाएगा इसका आंसर। तो जब इसका जो निर्माण हुआ है, क्रम किस वर्ण में आता है,
तो आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं हिंदी में हमारे जब गलत होते हैं, जब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम समझते नहीं, और जब हमारे समझ नहीं पाते तो हम उसका जो आंसर लगाते हैं तो गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शब्दकोश में, अब शब्दकोश में पूछा जा रहा है, यानी जब इसका क्रम निर्माण हुआ उसकी बात की जा रही है। अब आप क्या करोगे कि शब्दकोश में तो यह आता ही नहीं है, यह क्षत्रज्ञा, आप सोचोगे क्षत्रज्ञा, तो छा के बाद आप इसको त्रा को लगा दोगे या ज्ञा को लगा दोगे। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि कैसे निर्माण हुआ है, तो का से जो क छ स है उससे बना है श, ठीक है, क्षत्र त्रा बना, छ बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, आपका ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो आपको ज्ञा जो है मैंने बताया था कि जा और न्या जो है और धन आ, यानी जा धन या धन आ, तो आ जो है वो ध्वनि है स्वर की, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं दिया गया है। जा धन या जो है हमारा किससे बना है, इसे क्या बना है, ज्ञा। तो ये देखिए आपकी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया सन 2002 में, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हिंदी वर्णमाला से पूछे जाते हैं, टीचिंग लेवल पे हो या किसी लेवल पे भी हो, आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप बोल कर देखिए जहाँ पर जो घर्षण है वो जो है ना हो तो वो क्या है आपका, जो कंपन ना हो तो सघोष, और कंपन हो तो अघोष। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो श है यहाँ पे हमारी ध्वनि में यंत्र में जो है कंपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा किस में आता है, का खा गा घा, तो जो का वर्ग है वो सभी किस में आता है, कंठ में। अंतिम जो पांचवा व्यंजन है वो हमारा नसिका होता है, ठीक है। अब इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अब आप संयुक्त व्यंजन देखिए, आपका क्षत्रज्ञा होता है, आप सभी को पता है, तो ज्ञा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ होते हैं क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके क्या होते हैं कि आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं होता है, या फिर आप उनको लाइटली लेते हो, जिस वजह से वो क्या होते हैं आपके सामने टफ हो जाते हैं। और देखिए प्रश्न सरल हो या फिर कठिन, आपको जो नंबर मिलने वाला है वो उतना ही मिलेगा। तो कठिन या सरल चीज़ों पर मत जाइए, क्योंकि इंसान जब गिरता है तो पहाड़ों से नहीं, आपको पता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंकड़ के वो गिरा देते हैं। तो अधिक जो कठिन होता है उनको तो हम सहजता से पढ़ लेते हैं, पर जो सरल जिनको समझते हैं वो अधिकतर हम उन्हें ही गलत कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे अकारांत कहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर डिटेल से आपने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जिनके अंत में आ आता है वो सभी अकारांत होते हैं, और अयोग्यवाह अनुस्वार जो होते हैं अलग होते हैं, अंतःस्थ भिन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, का वर्ण किस योग से बना हुआ है। तो छा अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो छा है वो कहाँ से आता है, तो उसमें जो आंसर था हमारा का था। अब ये पूछ रहा है योग पूछ रहा है, तो डायरेक्टली पूछ लिया है, जब घुमा कर पूछता है तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते। तो हमें क्या है, चीज़ों को समझना है, बाकी हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया, तो स्वर जो हैं 13 होते हैं, पर जो उसमें 2 अंतिम होते हैं वो क्या होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं। पर जब आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या तो आप 13 ही लगाएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो हमारे 13 ही होते हैं, पर जो 2 अयोग्यवाह मान लिए जाते हैं उनको अंतिम नहीं माना जाता। तो पेज थोड़ा सा उड़ रहा है तो माफ़ी चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। तो आपको पता है स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, तो उनमें से देख लीजिए बाकी जो बचा वो हमारा क्या है, स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। अब टा वर्ग में आपको अगर छोटा बड़ा बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता चल जाएगा कि टा वर्ग में क्या नहीं है। ये जो घा है वो का वर्ग में है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप सभी को पता होती है, 33 होती है, तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्य। मैंने जब आपको जिह्वा में पढ़ाया था तो मैंने आपको पाश्य भी पढ़ाया था, तो अगर आपने उसको देखा हो तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं आ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवाह है। तो जो अयोग्यवाह है उसमें जो विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन ये सभी अलग है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, अयोग्यवाह में 2 होते हैं, एक विसर्ग और दूसरा जो होता है आपका पार्श्व बिंदु होता है, तो विसर्ग और हलंत, तो वो होते हैं। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो छा बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है।
तो आपने ध्यान दिया होगा तो जो छ है हमारा तालव्य है, चा छा जा, तो तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्रज्ञा जो है आपका क्या है, संयुक्त है, और बाकी जो शाह है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब क्या है तालव्य व्यंजन, तो ता से जो है आपका तालव्य व्यंजन शुरू होता है। तो 33 का क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे देखिए चा छ ज। अब देखिए अगला जो यहाँ पे ये क्वेश्चन था छा जो था क्या था, तालव्य था, ठीक है, ये यूजी नेट में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है उत्तर बीएड की परीक्षा में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमाकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली तालव्य व्यंजन पूछ लिए थे, और इससे पहले आपसे पूछा था कि जो छ है वो ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। तो क्वेश्चन घुमाकर कितना भी पूछें, बट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा यार अलावा किस स्वर के व्यंजन में आते हैं। तो ये क्या है अंतःस्थ होते हैं, ये अंतःस्थ होते हैं, तालव्य या ऊष्म या ओष्ठ नहीं होते। अनुष्का का संबंध क्या है, नाक और मुंह दोनों से है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जब बोलेंगे तो आप बोलकर उच्चारण करके देखिए, आपको पता चलेगा जिसका संबंध है दोनों से होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 36 देख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इसका क्या है कि थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको, माफ़ी चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई। सो अनुसिका व्यंजन कौन से होते हैं? अनुसिका व्यंजन जो है अनुसिका, उसमें क्या है जो नाक से बोले जाते हैं, वर्ग के जो चतुर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, माने अनुशिका होते हैं। तो ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया, तो ऐसा नहीं है जो आप वर्णमाला पढ़ते उससे क्वेश्चन नहीं आता। 1 से 2 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका वर्णमाला से ज़रूर होता है, और ये भी नहीं है कि 1 से 2 नंबर का कोई महत्व नहीं होता है। कभी कभी जब आपकी जो सिलेक्शन है वो 1 या 1.3 से रुकती है तो बहुत बैड लगता है, और तब आपको पता चलता है कि एक नंबर के क्या मायने होते हैं सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 8, 9 और 14 दे रखा है। तो जो अयोग्य वह है, अब यहाँ पे हम हटा देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 11। मैंने आपको पहले बताया था जो 2 हमारे अंतिम होते हैं स्वर वो क्या होते हैं, अयोग्य वह होते हैं। तो अगर मौखिक रूप में पूछे जाते हैं तो हमारे 13 होते हैं, पर जब यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछते हैं तो ये हमारी कितनी हो जाती है 11। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 14 लगा दें, पर कभी कभी क्या होता है यूपीएससी में क्या होता है जब मतभेद हो जाते हैं तो ये 13 ही और 13-14 के बीच माने जाते हैं। पर हाँ, इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट ले लिए जाते हैं, 11, 13 और 14, क्योंकि वो समथिंग में होता है। तो 11 और 13 हमेशा आपका सही रहेगा। तो ये है पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्माण की इकाई का सही क्रम। अब आपने अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या निकलता है, आपने अगर पढ़ा हो तो पहले वाक्य आता है। मैंने जब आपको भाषा का क्रम बताया था तो पहले क्या आता है, वाक्य आता है, ठीक, और फिर उसके बाद क्या आता है, वाक्य के पहले। तो यानी जो जहाँ पे आपसे सबसे छोटी ध्वनि वो तो आना ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो आपकी आने से रही। तो क्वेश्चन गौर से देखिए और क्रम बैठाइए। तो इसमें क्या है, जब आप क्रम बैठाने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका आंसर है, पहले पद आता है, फिर वाक्य आता है, फिर ध्वनि और फिर शब्द जब हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्वनि पहले निकलेगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद और वाक्य। तो देखिए जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि जो है ध्वनि यंत्र काम करती है, और फिर हम शब्द बोलते हैं, फिर पद। अब इसमें क्या है, आपसे क्या बोल सही अनुक्रम भाषा के निर्माण का, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जो आपको बताया था वो बताया था कि भाषा किस क्रम से, बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे आपको बताना था छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको आने के बाद भी जो आप आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम।
अब देखिए आजकल जो क्वेश्चंस का आपका ट्रेंड हो चुका है वो कैसा हो चुका है, सीक्वेंस में लगाना होता है या मैच करना होता है या फिर फैक्ट वाइज होते हैं। तो अब जब क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को डायरेक्ट पुट किया जाए तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, बट अगर सीक्वेंस में आता है तो अधिकतर क्या होता है कि जो है हमसे जो क्वेश्चन होते हैं गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि हर चीज़ जो पढ़नी है बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़नी है और सीक्वेंस में पढ़नी है कि अगर आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, मैचिंग में आ जाए, तो आपसे कोई गलती ना हो भूल कर भी। तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए, यहाँ पे होगा इसका आंसर कंठ, तालव्य, वत्सल्य, दंत और ओष्ठ। अब कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम। तो जब सबसे पहले क्या होता है, जब कंठ के बाद हमारी तालव, वत्सल्य, दंत और फिर ओष्ठ। देखिए कोई भी जो हम जब छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो वर्णमाला आप देखिए पढ़कर देखिए, जब शुरू होते हैं जो हमारे व्यंजन शुरू होते हैं तो उसमें क्या होता है उच्चारित, तो हम क्या बोलते हैं क, ख, ग, घ, ठीक। तो पहले क्या होता है कंठ के आते हैं, फिर तालव के आते हैं, फिर वत्सल्य के, फिर दंत के और फिर ओष्ठ के, ठीक है। तो इसका सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा कंठ, तालव, वत्सल्य, वात्स्य, दंत और ओष्ठ। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो वार्षिक है जो कि पीछे से आती हो और आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था। तो आज के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो हमारे चिन्ह होते हैं उनका क्या महत्व है। ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा, पर अगर एक बार उन चीज़ों को भी पढ़ लिया जाए जो हमें पहले से पता होती हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता है, पर हाँ उससे जो है हमारा रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की आप तक के आ सके। और पढ़ते रहें अच्छे से ध्यान लगाकर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और एक चीज़ लास्ट में अंतिम बार कहना चाहेंगे आपसे कि पढ़िए उतना जितना हो ज़रूरी, बाकी व्यर्थ में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना मनोरंजन से पढ़ सकते हैं पढ़िए मस्त होकर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी एक बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर बहुत ही हल्का है। आपको मार्क्स जो हैं वो एवरेज बना सकता है और एक हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको बेस्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों और बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे, आपने जो वर्णमाला मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर वो रेलवे का हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपसे हिंदी के क्वेश्चन जो कि वर्णमाला से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं तो वो आपके जो हैं यहीं से बनने वाले हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट। तो इसमें क्या है, आपसे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा पहले कर चुकी हूँ, इस वजह से थोड़े डार्क हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपको याद होगा कि मैंने भाषा की सबसे छोटी इकाई जो थी वो वर्ण थी। आपको बताया था कि सबसे पहले जो है क्या आता है, वाक्य आता है, फिर उपवाक्य आता है, फिर उपवाक्य के बाद पद आता है, फिर पदबंध आता है और फिर जो वर्ण आता है, अक्षर आता है, फिर वर्ण आता है, फिर ध्वनि, फिर जो है आपका पद आता है, वर्ण जो है आखिरी में आता है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो आपने पढ़ा था कि मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया मैंने आपको, जो का वर्ग है उसमें जितने भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंठ से।
ठीक है। तो आपको दिख रहा है का खा गा गा घ जो है वो हमारे किससे हैं, कंठ से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कंठ से। अब है स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मुख से बोले जाने वाले मूर्धन्य, तो मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह और दंत से बोलने वाले। तो ड जो हमारे द्विगुण भी हैं वो हमारे किससे बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, ये हमारे बोले जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन हैं, यानी मुख से बोले जाते हैं। तो ये है हमारे मूर्धन्य व्यंजन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया है कि जिनसे जो हमारी प्राणवायु है वो कम निकलती है, यानी जो हमारे मुख से जो हवा प्रभावित होती है बाहर की ओर निकलती है वो कम निकासित होती है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, अल्प प्राण। तो आप यहाँ पर आ तो इसमें क्या है, जो हवा है हमारा मुख पूरा खुलेगा और जो हवा है वो ज़्यादा निकलेगी, इसलिए नहीं है। था ध ये भी जो है दंतस्थ है और इसमें जो हवा है कम जो है ज़्यादा निकल रही है, तो इस वजह से ये भी क्या कहते हैं, हमारे जो है क्या है कि ये जो है हमारे, ये भी हमारे अल्प प्राण नहीं, यहाँ पर हमारे अल्प प्राण हैं क ख, क्योंकि इनको बोलने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो कम निकलती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से नसिकेय व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने आपको कल जो सारणी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके क जितने भी वर्ग हैं 5 वर्ग होते हैं, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, तो इनके जो अंतिम व्यंजन होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नसिका। तो आपको मैंने पढ़ाया था, तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, नसिका होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो हैं ये क्या कहते हैं, हमारे चौथे तीसरे या फिर दूसरे वर्ण हैं, जो यहाँ है ये हमारा क्या है, 5वां है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना या माँ भी होता तो भी हमारा वो नसिका व्यंजन होता। अब ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अब आपने अगर पढ़ा हो अच्छे से तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रेलवे में पूछे गए हैं आपके हिंदी में, और ये लेखपाल भर्ती हो या कोई भी जो एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट कराती है आपसे, यूपीएससी भी हो, तो आपसे अगर हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से वर्णमाला में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, पूछा गया है ए जो है आपका कहाँ से है। तो ए जो हमारा कंठ तालव से है। ठीक है, अब है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वहा वर्ण कौन से हैं। देखिए मैं बोलने को तो आपको चारों ऑप्शन बता सकती हूँ, पर मैं आपको डायरेक्ट कंटेक्ट करना चाहती हूँ जो राइट है, और इससे क्या है जो समय है वो बचेगा। और मैं आपको यहाँ व्याख्या इसलिए दे रही हूँ ताकि आप पुराना जो है उसको स्मरण करते हुए चलें, जिससे कि आपका रिवाइज भी होता जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। अयोग्य वहा आपको पता है कि जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13, और जो अंतिम के 2 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अयोग्य वहा, क्योंकि इनका जातीय संबंध जो होता है ना तो स्वर से होता है ना ही व्यंजन से, इसलिए अयोग्य वहा होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व व्यंजन देखिए यहाँ पे कोई भी जो वर्ड है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, द्वित्व का मतलब होता है जिनका दोबारा 2 बार प्रयोग किया गया हो शब्द में। तो आप देखिए पुनः इसमें कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा है। दिल्ली, अगर यहाँ पे बिल्ली भी लिखा होता तो भी हमारा जो होता द्वित्व व्यंजन होता है। बिल्ली हो, दिल्ली हो, किल्ली हो, तो वहाँ पे जहाँ पे 2 शब्दों का उच्चारण मतलब साथ में हो वहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, द्वित्व व्यंजन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सघर्षी है, जहाँ पे घर्षण आ रहा है। मतलब जब हम बोलते हैं तो देखिए आप बोल कर देखिए शो ह, तो जो हमारा मुख है उसमें घर्षण आता है हमारे तालु के ऊपर, इसलिए सघर्षी यानी एक ऊष्मा प्रकट करते हैं, इस वजह से ये सघर्षी या ऊष्मघर्षी भी होते हैं। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। अब आपको मैंने बताया था कि जो अब अगर आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है इजीली मिल जाने वाला है। बट जो ऐसे क्वेश्चन हैं आपको हिंदी जो बहुत ही लाइटली लेते हो आप हमेशा, पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो इसमें देखिए
इसमें क्या है कि जब आपसे नवीन विकसित ध्वनि, तो जो ख ग है, तो इसकी जो ध्वनि है, ये जो इसकी ध्वनि है वो काफ़ी नवीन विकसित मानी जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। तो आपको बताया था कि जिसमें जो घोष होते हैं उनमें क्या होता है, एक कंपन होता है, और सघोष में जो है कंपन नहीं होता है। तो घोष या सघोष जो होते हैं एक होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है घोष, तो जहाँ पे कंपन हो रहा है। अब देखिए का, खा, च, ठा जो बोलेंगे आप, यहाँ पे कंपन नहीं है आपके यंत्र में, ध्वनि यंत्रिका में। और जब म बोलेंगे तो यहाँ पे जो आपका कंठ है, ये कंठ, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी ध्वनि यंत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, स्वर यंत्र है, जहाँ से में ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पे घर्षण होता है। और घोष या सघोष सेम चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे माँ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है। अब अमानक वर्ण आपको अगर वीडियो देखा हो और अमानक वर्ण पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, पर हिंदी में कुछ इतनी कठिन नहीं होती, बट हम उसे लाइटली बहुत ले लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो अमानक है आपका भू, मतलब जो भा है, और जो यहाँ पे उड़ा हुआ है, लगा हुआ है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा अमानक वर्ण है। अब है जो मानक नहीं है, अमानक मतलब होता है, अब देखिए हिंदी को कंडक्ट करने का यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है। ये क्या है कि अगर आप हिंदी को अच्छे से समझेंगे तो आपका समझ में, यहाँ पे पूछा जा रहा अमानक, जो कि वर्ण व्यवस्थित ना हो, जो कि वर्ण में ना हो। अब देखिए भा इस तरीके का जो है आपका कहीं पर भी नहीं होता, ये सभी जो है हमारी वर्णमाला में व्यवस्थित रूप से हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे। का, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो अगर आपने ये जो भाषा वर्गीकरण है उसके बाद आपने भाषा विस्तार पढ़ा हो तो आपको पता है ये सभी जो वर्ण हैं ये क्या है, अरबी फारसी भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है, पर जब कहीं कहीं अगर आपसे मौखिक तौर पे पूछा जाए तो 53 या 55 मानी जाती है, या 45। तो अलग अलग विद्वानों ने माना है, पर अगर जब भी मूलतः पूछी जाए तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 52। अब नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, जिसमें कि आपका छ, त्र, ज्ञ और शा था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर नहीं है, घोषवर्ण नहीं है, तालव्य नहीं है, और ये क्या है, संयुक्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ, त्र, ज्ञ। अब बोल कर देखिए और आपको इजीली मिल जाएगा इसका आंसर। तो जब इसका जो निर्माण हुआ है, क्रम किस वर्ण में आता है, तो आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं हिंदी में हमारे जब गलत होते हैं, जब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम समझते नहीं, और जब हमारे समझ नहीं पाते तो हम उसका जो आंसर लगाते हैं तो गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शब्दकोश में, अब शब्दकोश में पूछा जा रहा है, यानी जब इसका क्रम निर्माण हुआ उसकी बात की जा रही है। अब आप क्या करोगे कि शब्दकोश में तो यह आता ही नहीं है, यह छत्रज्ञ, आप सोचोगे छत्रज्ञ, तो छा के बाद आप इसको त्रा को लगा दोगे या ज्ञा को लगा दोगे। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि कैसे निर्माण हुआ है, तो का से जो क, छ, स है उससे बना है श, ठीक है, छत्र, त्रा बना, छ बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, आपका ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो आपको ज्ञा जो है मैंने बताया था कि जा और न्या जो है और धन आ, यानी जा धन या धन आ। तो आ जो है वो ध्वनि है स्वर की, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं दिया गया है। जा धन या जो है हमारा किससे बना है, इसे क्या बना है, ज्ञा। तो ये देखिए आपकी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया सन 2002 में, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हिंदी वर्णमाला से पूछे जाते हैं, टीचिंग लेवल पे हो या किसी लेवल पे भी हो, आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप बोल कर देखिए जहाँ पर जो घर्षण है वो जो है ना हो तो वो क्या है आपका, जो कंपन ना हो तो सघोष और कंपन हो तो अघोष। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो श है यहाँ पे हमारी ध्वनि में यंत्र में जो कंपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा
घा किस में आता है? का, खा, गा, घा। तो जो का वर्ग है वो सभी किस में आता है? कंठ में। अंतिम जो पांचवा व्यंजन है वो हमारा नसिका होता है, ठीक है। अब इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब आप संयुक्त व्यंजन देखिए, आपका छत्र ज्ञा होता है, आप सभी को पता है, तो ज्ञा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कुछ होते हैं क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके क्या होते हैं कि आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं होता है, या फिर आप उनको लाइटली लेते हो, जिस वजह से वो क्या होते हैं आपके सामने टफ हो जाते हैं। और देखिए, प्रश्न सरल हो या फिर कठिन, आपको जो नंबर मिलने वाला है वो उतना ही मिलेगा। तो कठिन या सरल चीज़ों पर मत जाइए, क्योंकि इंसान जब गिरता है तो पहाड़ों से नहीं, आपको पता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंकड़ के, वो गिरा देते हैं। तो अधिक जो कठिन होता है उनको तो हम सहजता से पढ़ लेते हैं, पर जो सरल जिनको समझते हैं वो अधिकतर हम उन्हें ही गलत कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अकारांत कहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर डिटेल से आपने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जिनके अंत में आ आता है वो सभी अकारांत होते हैं, और अयोग्य व अनुस्वार जो होते हैं अलग होते हैं, अंतःस्थ भिन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, का वर्ण किस योग से बना हुआ है? तो छा, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो छा है वो कहाँ से आता है, तो उसमें जो आंसर था हमारा का था। अब ये पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो डायरेक्टली पूछ लिया है। जब घुमा कर पूछता है तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या है, चीज़ों को समझना है, बाकी हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया, तो स्वर जो हैं 13 होते हैं, पर जो उसमें 2 अंतिम होते हैं वो क्या होते हैं? अयोग्य वहा होते हैं। पर जब आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या तो आप 13 ही लगाएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो हमारे 13 ही होते हैं, पर जो 2 अयोग्य वहाँ मान लिए जाते हैं उनको अंतिम नहीं माना जाता। तो स्पेस थोड़ा सा उड़ रहा है तो माफ़ी चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको पता है स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, तो उनमें से देख लीजिए, बाकी जो बचा वो हमारा क्या है? स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? अब टा वर्ग में आपको अगर छोटा बड़ा बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता चल जाएगा कि टा वर्ग में क्या नहीं है। ये जो घा है वो का वर्ग में है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप सभी को पता होती है, 33 होती है, तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्य? मैंने जब आपको जिह्वा में पढ़ाया था तो मैंने आपको पाश्य भी पढ़ाया था, तो अगर आपने उसको देखा हो तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वहा है? तो जो अयोग्य वहा है उसमें जो विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन ये सभी अलग है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, अयोग्य वहा में 2 होते हैं, एक विसर्ग और दूसरा जो होता है आपका पार्श्व बिंदु होता है, तो विसर्ग और हलंत, तो वो होते हैं। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो छा बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है? तो आपने ध्यान दिया होगा, तो जो छा है हमारा तालव्य है, चा छा जा, तो तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्रज्ञा जो है आपका क्या है? संयुक्त है, और बाकी जो शा है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब क्या है? तालव्य व्यंजन, तो ता से जो है आपका तालव्य व्यंजन शुरू होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा आपका? जो यहाँ पे देखिए चा छ ज। अब देखिए अगला जो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, छा, छा जो था क्या था? तालव्य था, ठीक है। ये यूजी नेट में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है, उत्तर बीएड की परीक्षा में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमाकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डायरेक्टली तालव्य व्यंजन पूछ लिए थे, और इससे पहले आपसे पूछा था कि जो छा है वो ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। तो क्वेश्चन घुमाकर कितना भी पूछें, बट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, यार अलावा किस स्वर के व्यंजन में आते हैं? तो ये क्या है? अंतःस्थ होते हैं, ये अंतःस्थ होते हैं, तालव्य या ऊष्म या ओष्ठ नहीं होते हैं। अनुष्का का संबंध क्या है? नाक और मुंह दोनों से है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जब बोलेंगे तो आप बोलकर उच्चारण करके देखिए, आपको पता चलेगा जिसका संबंध है दोनों से होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 36 देख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इसका क्या है कि थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको, माफ़ी चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई। सो अनुसिका व्यंजन कौन से होते हैं?
अनुसिका व्यंजन जो है अनुसिका, उसमें क्या है जो नाक से बोले जाते हैं, वर्ग के जो चतुर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, माने अनुशिका होते हैं। तो ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है जो आप वर्णमाला पढ़ते उससे क्वेश्चन नहीं आता। 1 से 2 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका वर्णमाला से ज़रूर होता है। और ये भी नहीं है कि 1 से 2 नंबर का कोई महत्व नहीं होता है। कभी कभी जब आपकी जो सिलेक्शन है वो 1 या 1.3 से रुकती है तो बहुत बैड लगता है, और तब आपको पता चलता है कि एक एक नंबर के क्या मायने होते हैं सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 8, 9 और 14 दे रखा है। तो जो अयोग्य वह है, अब यहाँ पे हम हटा देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 11। मैंने आपको पहले बताया था जो 2 हमारे अंतिम होते हैं स्वर वो क्या होते हैं? अयोग्य वह होते हैं। तो अगर मौखिक रूप में पूछे जाते हैं तो हमारे 13 होते हैं, पर जब यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछते हैं तो ये हमारी कितनी हो जाती है? 11। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 14 लगा दें, पर कभी कभी क्या होता है यूपीएससी में क्या होता है जब मतभेद हो जाते हैं तो ये 13 ही और 13-14 के बीच माने जाते हैं। पर हाँ, इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट ले लिए जाते हैं, 11, 13 और 14, क्योंकि वो समथिंग में होता है। तो 11 और 13 हमेशा आपका सही रहेगा। तो ये है पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्माण की इकाई का सही क्रम। अब आपने अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या निकलता है? आपने अगर पढ़ा हो तो पहले वाक्य आता है। मैंने जब आपको भाषा का क्रम बताया था तो पहले क्या आता है? वाक्य आता है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या आता है? वाक्य के पहले, तो यानी जो जहाँ पे आपसे सबसे छोटी ध्वनि वो तो आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो आपकी आने से रही। तो क्वेश्चन गौर से देखिए और क्रम बैठाइए। तो इसमें क्या है, जब आप क्रम बैठाने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका आंसर है, पहले पद आता है, फिर वाक्य आता है, फिर ध्वनि और फिर शब्द जब हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्वनि पहले निकलेगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद और वाक्य। तो देखिए जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि जो है ध्वनि यंत्र काम करती है, और फिर हम शब्द बोलते हैं, फिर पद। अब इसमें क्या है, आपसे क्या है, सही अनुक्रम भाषा के निर्माण का, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जो आपको बताया था वो बताया था कि भाषा किस क्रम से, बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे आपको बताना था छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको आने के बाद भी जो आप आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। अब देखिए आजकल जो क्वेश्चंस का आपका ट्रेंड हो चुका है वो कैसा हो चुका है, सीक्वेंस में लगाना होता है या मैच करना होता है या फिर फैक्ट वाइज होते हैं। तो अब जब क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को डायरेक्ट पुट किया जाए तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, बट अगर सीक्वेंस में आता है तो अधिकतर क्या होता है कि जो है हमसे जो क्वेश्चन होते हैं गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि हर चीज़ जो पढ़नी है बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़नी है और सीक्वेंस में पढ़नी है, कि अगर आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, मैचिंग में आ जाए, तो आपसे कोई गलती ना हो भूल कर दी। तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए, यहाँ पे होगा इसका आंसर कंठ, तालव्य, वत्सल्य, दंत और ओष्ठ। अब कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम। तो जब सबसे पहले क्या होता है, जब कंठ के बाद हमारी तालव, वत्सल्य, दंत और फिर ओष्ठ। देखिए कोई भी जो हम जब छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो वर्णमाला आप देखिए पढ़कर देखिए, जब शुरू होते हैं जो हमारे व्यंजन शुरू होते हैं तो उसमें क्या होता है उच्चारित, तो हम क्या बोलते हैं क, ख, ग, घ, ठीक। तो पहले क्या होता है कंठ के आते हैं, फिर तालव के आते हैं, फिर वत्सल्य के, फिर दंत के और फिर ओष्ठ के, ठीक है। तो इसका सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा कंठ, तालव, वत्सल्य, वात्स्य, दंत और ओष्ठ के। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो वार्षिक है जो कि पीछे से आती हो, और आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था। तो आज के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों
कि जो हमारे चिन्ह होते हैं उनका क्या महत्व है। ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा, पर अगर एक बार उन चीज़ों को भी पढ़ लिया जाए जो हमें पहले से पता होती हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता है, पर हाँ उससे जो है हमारा रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की आप तक के आ सके। और पढ़ते रहें अच्छे से ध्यान लगाकर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और एक चीज़ लास्ट में अंतिम बार कहना चाहेंगे आपसे कि पढ़िए उतना जितना हो ज़रूरी, बाकी व्यर्थ में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना मनोरंजन से पढ़ सकते हैं आप पढ़िए मस्त होकर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी एक बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर बहुत ही हल्का है। आपको मार्क्स जो हैं वो एवरेज बना सकता है, और एक हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको बेस्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों और बाय बाय।